YouTube चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। आज की इस वीडियो में उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है एल्डरफर्ज की ERG थ्योरी। ये एक मोटिवेशन की थ्योरी है, कंटेंट थ्योरी है। पिछली वीडियो में हमने मैस्लो की हायरार्की थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझा था, वो भी कंटेंट थ्योरी थी। ठीक है, सबसे पहले हम कंटेंट थ्योरीज को करें। यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए DSSB PRT में जो ये थ्योरीज है मोटिवेशन की, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। आप लोगों को बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन हम टॉपिक कर रहे हैं मोटिवेशन और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन का पूरा जो टॉपिक है, जो कि आपको हर जगह हेल्प करेगा। चाहे आप DSSB PRT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, NVS, KVS, UGC नेट मैनेजमेंट में भी ये थ्योरीज हेल्प करेंगी। ठीक है, BEd, MEd जो भी टीचिंग एग्जाम रहेंगे, वहां पर आपको ये थ्योरीज जो है मोटिवेशन का टॉपिक आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए एल्डरफर्ज की ERG थ्योरी क्या है? मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, यानी कि इन्होंने कोई नया काम नहीं किया। मैस्लो की थ्योरी को बेस में लेकर ही एल्डरफर्ज ने ये थ्योरी दी है। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की अगर हम बात करें तो पिछली ही वीडियो में हमने बिल्कुल डिटेल में उसको समझा है। जब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे, जब तक आप मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये टोटली उसी थ्योरी पर बेस्ड है। तो एल्डरफर्ज ने क्या किया? मैस्लो ने जो 5 नीड्स की हायरार्की बनाई थी, उन्हीं 5 नीड्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 3 ग्रुप्स की वो बात करते हैं? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। अब यहाँ पर आपको ERG की फुल फॉर्म भी पता चल गया होगा। E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप उन्होंने बनाए। किसके बनाए? जो मैस्लो ने 5 नीड्स बताई थी, उन्हीं को इन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो किस तरह से किया ये हम देख लेते हैं। तो देखिए मैस्लो की जो नीचे की 2 नीड्स थी, कौन कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स, इनको उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया और क्या नाम दिया? एग्जिस्टेंस नीड्स। ठीक है, इसके बाद सोशल नीड्स और एस्टीम नीड्स का हाफ पार्ट, इसको इन्होंने नाम दिया रिलेटेडनेस। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड और एस्टीम नीड्स का अपर वाला पार्ट रहेगा, वो किसमें आएगा? ग्रोथ नीड्स। तो एस्टीम नीड्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये हाफ पार्ट कैसे होगा, यानी कि एस्टीम नीड्स 2 तरह की होती हैं, एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स और इंटरनल एस्टीम नीड्स। तो जो एक्सटर्नल वाला पार्ट होगा वो किसमें आएगा? रिलेटेडनेस की नीड में इन्होंने डाला है। और जो अपर वाला पार्ट रहेगा, यानी कि इंटरनल एस्टीम नीड्स, किसमें कवर की है? उन्होंने ग्रोथ नीड्स में। ठीक है, अपर एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स को किसमें कवर किया है? ग्रोथ नीड्स में। तो आई होप कि ये 3 ग्रुप इन्होंने बनाए हैं, किस तरह से बनाए हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये जो 3 नीड्स की बात एल्डरफर्ज करते हैं, एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड और ग्रोथ नीड्स, इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टेंस नीड्स की। एग्जिस्टेंस नीड का मतलब जो जिंदा रहने के लिए जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी बात ये करते हैं। तो इन्होंने कोई अपनी इंडिपेंडेंट थ्योरी नहीं दी है। मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी, उसी का ये एक एक्सटेंशन है। तो इन्होंने क्या किया, जो मैस्लो ने कैटेगराइज किया था फिजियोलॉजिकल नीड्स और सिक्योरिटी की नीड्स को, उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? एग्जिस्टेंस नीड। यानी कि जो नीचे की 2 तरह की नीड्स बताई थी मैस्लो के द्वारा, कौन कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें रोटी कपड़ा मकान, यानी कि फूड, वाटर, शेल्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं, यानी कि जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं। इसके अलावा इन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड की बात जब मैस्लो सेकंड लेवल में करते हैं, तो उनको भी इन्होंने इसी में डाल दिया कि ये भी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए किस किस की आवश्यकता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी सिक्योरिटी की। तो इन 2 तरह की नीड्स को इन्होंने एक ग्रुप में बना दिया। कौन सा ग्रुप? एग्जिस्टेंस की नीड का नाम इसको दिया गया है। ठीक है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड्स हम पिछली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझ चुके हैं, यानी कि व्यक्ति को सेफ रहने के लिए, सिक्योर रहने के लिए, उसकी सिक्योरिटी में उसकी हेल्थ सिक्योरिटी आ जाती है, जॉब सिक्योरिटी आ जाती है, पर्सनल इमोशनल सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटेडनेस नीड्स। तो देखिए रिलेटेडनेस नीड की अगर हम बात करें तो इसमें किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया गया है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को किस तरह से मेंटेन करना है। तो ये जो नीड है ये किस पर बेस्ड है? सोशल इंटरेक्शन पर, यानी कि आप दूसरों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने बात की है। तो इन्होंने क्या किया, यानी कि जो मैस्लो का लेवल था, यानी कि मैस्लो की जो नीड हायरार्की में 3rd लेवल की नीड्स थी, कौन सी? सोशल नीड्स, या हम उसको लव बिलोंगिंगनेस की नीड्स भी कहते हैं। यानी कि किस तरह से आप फ्रेंडशिप करते हैं, आपका फैमिली सर्कल, सेक्सुअल इंटीमेसी, यानी कि प्यार मोहब्बत की बात भी उसमें बताई गई थी। ठीक है, यानी कि दूसरों के साथ किस तरह से इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने हैं। तो इन्होंने क्या किया, उनका जो 3rd लेवल था सोशल नीड्स को किसके साथ अलाइन किया? एस्टीम नीड्स के साथ रिलेट कर दिया है।
ठीक है। एस्टीम नीड्स का भी लोअर हाफ पार्ट, यानी कि एस्टीम नीड्स दो तरह की हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इसमें जो है रिलेटेडनेस की नीड्स में इन्होंने क्या किया, जो एस्टीम नीड्स है, एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, दूसरों से रिस्पेक्ट गेन करने की कोशिश करता है, यानी कि वो चाहता है कि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करें, उसको जाने पहचाने। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सेल्फ एस्टीम की नीड्स है। तो किसके साथ इन्होंने रिलेट किया, यानी कि सोशल नीड्स को एस्टीम नीड्स के साथ रिलेट किया है, तो इसको नाम उन्होंने दिया रिलेटेडनेस नीड्स का। नेक्स्ट है ग्रोथ नीड्स। देखिए, ग्रोथ नीड्स का मतलब आवर इंट्रिंसिक डिजायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति की आंतरिक इच्छा होती है अपना खुद का डेवलपमेंट किस तरह से करना है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ को लेकर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एल्डर फर्ज ने क्या किया, मैस्लो की जो एस्टीम रिलेटेड नीड्स थी, जिसमें सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट की बात हम करते हैं, यानी कि एस्टीम नीड्स का अपर वाला पार्ट, इंटरनल एस्टीम नीड्स, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, अचीवमेंट की हम बात करते हैं, उसको इन्होंने किसके साथ अलाइन किया, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स के साथ इन्होंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, और उसको क्या नाम दिया, ग्रोथ नीड्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि जो ग्रोथ नीड्स है, इसमें क्या होगा, यानी कि व्यक्ति अपने बारे में भी सोचता है, अपने आप को जानने की, पहचानने की कोशिश करता है, अपना पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, ठीक है, मेरी लाइफ का पर्पज क्या है, इन सारी चीजों के बारे में वो सोचता है। तो उन्होंने जो है 3 ग्रुप में जो है मैस्लो की थ्योरी को एक तरह से डिवाइड कर दिया है। एग्जिस्टेंस नीड क्या है, जो लोअर लेवल की 2 नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड्स, उसको उन्होंने एग्जिस्टेंस नीड्स का नाम दिया है। रिलेटेडनेस नीड्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 3rd नंबर की नीड मैस्लो के द्वारा बताई गई है, सोशल नीड, या जिसको लव बिलोंगिंगनेस की नीड कहते हैं, उसको इन्होंने सेल्फ एस्टीम नीड्स के साथ अलाइन किया है, सेल्फ एस्टीम नीड्स की हाफ लोअर पार्ट के साथ। ठीक है, इसको उन्होंने रिलेटेडनेस नीड्स का नाम दिया है। और ग्रोथ नीड्स को क्या किया इन्होंने, यानी कि जो सेल्फ एस्टीम नीड्स का अपर वाला पार्ट था, जो इंटरनल सेल्फ एस्टीम नीड्स है, उसको किसके साथ अलाइन कर दिया, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स के साथ, और क्या नाम दिया, ग्रोथ नीड्स। तो ये 3 तरह की नीड्स की बात कौन करते हैं, एल्डर फर्ज। तो इन्होंने अपनी कोई नई थ्योरी नहीं दी है, मैस्लो की थ्योरी पर ही ये थ्योरी बेस है। तो ये थी एल्डर फर्ज की ईआरजी थ्योरी। अब हम बात करेंगे इस थ्योरी का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, यानी कि कहां कहां किस किस फील्ड में इस थ्योरी को अप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए, इंप्लॉयज मोटिवेशन, यानी कि इंप्लॉयज को मोटिवेट करने में एल्डर फर्ज की ईआरजी थ्योरी का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि कोई भी मैनेजर, यानी कि जो भी मैनेजर है, जो भी प्रबंधक है, वो इंडिविजुअल्स की जो डिफरेंट नीड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनके लिए स्ट्रेटेजीज तैयार की जा सकती है, ताकि उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स है उनको पूरा किया जा सके। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, किसके कारण, लेक ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के कारण। तो जो मैनेजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, यानी कि चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनकी जो ग्रोथ नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए इस थ्योरी का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है जॉब डिजाइन। देखिए, जॉब डिजाइनिंग में भी ईआरजी थ्योरी हेल्प करती है, यानी कि जॉब्स को डिजाइन किया जाए तो एम्प्लॉयज की जो नीड्स है उनको अलाइन किया जा सकता है जॉब्स के साथ। जॉब कैन बी स्ट्रक्चर टू ऑफर अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स, यानी कि जॉब्स जो स्ट्रक्चर्ड की जाए, इस तरह से संरचित की जाए, ताकि उनकी जो डिफरेंट टाइप्स की नीड्स है उनके बीच, जॉब और उनकी नीड्स के बीच बैलेंस क्रिएट हो सके। कैसे, मान लीजिए अगर जो एम्प्लॉयज हैं उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं सोशल इंटरेक्शन के लिए, यानी कि वो सामाजिक रूप से परिपक्व बन सके, तो उससे क्या होगा, उनकी जो रिलेटेडनेस की नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी। ऑटोनॉमी और पर्सनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज अगर उनको प्रोवाइड की जाती है, तो इससे उनकी कौन सी नीड फुलफिल होंगी, ग्रोथ नीड्स। तो इससे क्या होगा, यानी कि एम्प्लॉयज के बीच जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा और वो अपने काम में इंगेज होंगे, अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में भी ईआरजी थ्योरी हेल्प करती है। यानी कि जब किसी 2 व्यक्तियों या 2 पार्टीज के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उसको रिजोल्व किया जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, जब किसी इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होती। तो यहाँ पर जो भी मैनेजर या मीडिएटर है वो इस तरह से कार्य करे ताकि उनकी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई किया जा सके, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उसको कम किया जा सके, रिजोल्व किया जा सके। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी ईआरजी थ्योरी हेल्प करती है। नेक्स्ट है चेंज। देखिए, कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के कारण क्या होता है, एम्प्लॉयज को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यानी कि किसी संगठन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े बदलाव जब किए जाते हैं, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो ईआरजी थ्योरी है वो लीडर्स, मैनेजर्स या मीडिएटर जो भी है उनकी हेल्प कर सकती है। किस तरह से कर सकती है, यानी कि जो भी मैनेजर है, जो भी मीडिएटर है, जो भी लीडर है, उसको क्या करना चाहिए, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो नीड्स
है, जो अलग अलग तरह की जो नीड्स हैं जो कि चेंज से रिलेटेड है, यानी कि जो जो चेंजेज हुए हैं उसके कारण उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसको वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, यानी कि चेंज के कारण जो रेजिस्टेंस आ गया था, जो रुकावट आ गई थी, वो क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी और एम्प्लॉयज का एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी ईआरजी थ्योरी मैनेजर्स की हेल्प कर सकती है। किस तरह से कर सकती है, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, तो उनके लिए जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग और डेवलपमेंटल कोर्सेज वो ऑर्गेनाइज कर सकती है उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए। मान लीजिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं ताकि उनकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उस पर फोकस किया जा सके। तो इससे क्या होगा, उनकी जो एग्जिस्टेंस की नीड होंगी वो फुलफिल होंगी। ठीक है, एग्जिस्टेंस की नीड मतलब रोटी कपड़ा मकान, जिसके लिए उनको कुछ काम करने की आवश्यकता है, तो इस तरह की टेक्निकल स्किल्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। टीम वर्क और कोलैबोरेशन को बढ़ाया जा सकता है जो कि रिलेटेडनेस की नीड है। लीडरशिप का डेवलपमेंट किया जा सकता है जो कि ग्रोथ नीड्स हैं। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में भी ईआरजी थ्योरी हेल्प करती है। तो दोस्तों, ये था एप्लीकेशन ऑफ एल्डरफज ईआरजी थ्योरी, यानी कि ईआरजी थ्योरी का एप्लीकेशन क्या रहेगा, कहाँ कहाँ इस थ्योरी को प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, अब इस थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है या हम कह सकते हैं लिमिटेशन क्या है, क्योंकि किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो क्रिटिसिज्म के क्या क्या कारण रहे हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ इंपिरिकल सपोर्ट। देखिए, इंपिरिकल सपोर्ट का, इंपिरिकल एविडेंसेस की कमी रही है, क्योंकि ये जो थ्योरी है मैस्लो की थ्योरी पर ही टोटली बेस्ड है। तो मैस्लो की थ्योरी क्या है, इंट्यूशन पर बेस्ड है बजाय की साइंटिफिक डाटा। नेक्स्ट है एम्बिग्यूटी इन नीड क्लासिफिकेशन। देखिए, जो नीड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें भी अस्पष्टता है। क्यों है, क्योंकि इन्होंने मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हो रही है। आप लोगों ने देखा भी होगा, यानी कि जो सेल्फ एस्टीम की नीड्स है वो 2 ग्रुप्स में जा रही है, रिलेटेडनेस की नीड में भी आ रही है और ग्रोथ नीड्स में भी है, तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है, यानी कि स्पष्टता इन्होंने नीड को क्लासिफाई करने में नहीं दिखाई है। नेक्स्ट है इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी इग्नोर किया गया है। एल्डरफज की ईआरजी थ्योरी ये तो रिकॉग्नाइज करती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि हर इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं, प्रायोरिटीज हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से अकोमोडेट करना है, वो इस थ्योरी में उन्होंने नहीं बताया है। नेक्स्ट है लेक ऑफ क्लियर हायरार्की। देखिए, क्लियर हायरार्की का अभाव है। क्यों है, क्योंकि इनके द्वारा जो नीड्स बताई गई हैं वो नीड्स कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रही है। नेक्स्ट है लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखिए, इस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिमिटेड है, क्योंकि ये जो थ्योरी है मैनेजर्स को, मीडिएटर्स को एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी प्रोवाइड नहीं करती ताकि जो एम्प्लॉयज है उनको प्रॉपर तरीके से मोटिवेट किया जा सके, उनकी जो नीड्स है उनको प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली फुलफिल किया जा सके, जिसके कारण उनकी लाइफ में किसी भी तरह के जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका लिमिटेड है। नेक्स्ट है निग्लेक्टिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए, इन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है या कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको इन्होंने बिल्कुल निग्लेक्ट किया है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जिनके कारण इनकी इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ है। तो दोस्तों, ये थी एल्डरफज की ईआरजी थ्योरी, जिसको हमने बिल्कुल डिटेल में किया, साथ ही हमने देखा इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा, क्रिटिसिज्म क्या रहेगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी थ्योरी के बारे में, हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, जो कि एक कंटेंट थ्योरी है। हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी को हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। हम कंटेंट थ्योरीज को ही पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इस प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।